चलिए, अब आप लोग यहाँ पे देखें पिकारिक्स नावल। तो ये जो पिकारिक्स नावल है, अभी हमने जो पिछली क्लास ली थी, आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने बहुत डीपर लेवल पे आपको बताया कि नावल क्या है। नावल से रिलेटेड कई बेहतरीन डेफिनेशन भी आप सभी को बताया। उसके पहले जो क्लास मैंने ली थी उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये बताया गया था कि जो एक फिक्शन आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या बहुत जरूरी चीजें हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। तो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन कौन कौन से हैं ये हमने बहुत डीपर लेवल पे देखा। मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि जल्दी से आप लोग ये बताएं कि भैया ये जो आपका नावल है इसको एक किसी ने कहा है नावल इज अ पॉकेट थिएटर। तो हु इज द पर्सन दैट गेव दिस डेफिनेशन? नावल इज अ पॉकेट थिएटर। किसने कहा नावल को पॉकेट थिएटर? अब ये सब प्रश्नों के जवाब बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए। एफ मैरियन, ठीक है। अनीता जी, राजकुमार जी, मीनाक्षी, परमीत जी, छाया जी, ठीक है, बहुत अच्छा। आपको कुछ भी पहला दूसरा कोई भी वर्ड मालूम तो है, कम से कम आप देख के क्लियर तो कर लोगे। ठीक है, राजकुमार जी, सोनम जी, मनीष जी, सभी को ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे आप लोग तैयारी करें और सब लिखते जाएं, रटते जाएं, डेली का डेली काम खत्म करते जाएं। अब आगे आते हैं। पिकारिक्स नावल कोई नया चीज आपके लिए नहीं है, आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, पिछली बार भी पढ़ा आपने। द वर्ड पिकारिस्क, जब पिकारिक्स वर्ड की बात करते हैं तो ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताओ कि पिकारो वर्ड जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, या पिकारिस कहां से लिया गया है? तो स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, और इस पिकारो का मतलब होता है रॉग या रास्कल। ठीक है, यानी हीरो हमारा, जैसे आप इपिक देखते हैं तो इपिक का हीरो कैसा होता है? एक आइडियल हीरो होता है। जब आप इपिक की बात करते हैं तो हीरो शुड बी आइडियल। ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको मॉडल की तरह लें, उनके जैसा बनना चाहें। आज हर कोई श्री रामचंद्र जी की उनकी तरह बनना चाहता है। माँ बाप किसका एग्जाम्पल लेते हैं? बेटा हो तो श्री रामचंद्र जी के जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा हो, भरत के जैसा हो। तो ये सब एग्जाम्पल क्यों लिए जाते हैं? बिकॉज दे आर आइडियल पीपल, दे हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज। लेकिन यहां पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे जो पिकारिक्स नावल होगा, यहाँ पे हीरो एक आइडियल पर्सन नहीं होगा। उसमें जितनी भी प्रकार की बैड क्वालिटीज हो सकती हैं वो हो सकती हैं। एक बैड बॉय हमारा हीरो है यहाँ पे, बैड बॉय। एक बहुत पहले मूवी आई थी गुड बॉय बैड बॉय, मूवी में हमारा हीरो बहुत ही बैड बॉय रहता है और बाद में जो है गुड बॉय बन जाता है। ठीक है, चलो वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे जो हमारा विलेन हीरो है वो बैड बॉय है। दिस टाइप ऑफ नावल, जो इस प्रकार का नावल है, ओरिजिनेट हुआ था 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ एंड बिकेम वेरी पॉपुलर इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, और बहुत ही पॉपुलर हुआ 17 और 18 सेंचुरी में। ऐसा क्यों है भाई? एक्चुअली क्या होता है ना, ये कहा जाता है कि अच्छाई बहुत जल्दी किसी को प्रभावित करे या ना करे, लेकिन बुराई बहुत जल्दी प्रभावित करती है लोगों को। पता नहीं क्यों बुरे कैरेक्टर बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। मैं आज भी नहीं समझ पाया कि एनिमल वाला जो है मूवी इतनी सुपर डुपर हिट क्यों हो गई। जो अल्फा मैन है रणवीर कपूर, वो कैसे इतना हिट हो गया? इसी तरह कबीर सिंह में जो हीरो है वो कैसे इतना हिट हो गया? तो ये वाली समस्या जो बनी हुई है। बहुत अच्छा, प्राप्ति के लिए तालियां हो जाए। प्राप्ति कह रहे हैं कि ये जो पिकारिक्स नावल का फॉर्म है, ये कल की क्लास में मैंने बताया था और मुझे उम्मीद थी कि आज आप लोग रिमाइंड करेंगे, कोई बात नहीं। तो पिकारिस नावल का जो फॉर्म है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोई राइटर है उसने यूज किया था जिसका नाम है थॉमस नैश। अब मैंने कहा कोई राइटर है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कोई राइटर कौन है? क्या आप थॉमस नैश को कोई राइटर बोल सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बिलोंग करता है, या कोई पर्टिकुलर एज है जिसको ये बिलोंग करता है? ये सब प्रीति सिंह के लिए तालियां हो जाए, मनीष जी, छाया जी। ये यूनिवर्सिटी विट्स का राइटर है। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप है, और ये किस एज का है अभी भी ये जवाब नहीं आया है। ये किस एज का है? अच्छा, पुष्पा 2 की भी यही कहानी है ना।
ये एज है एलिजाबेथन एज। छाया के लिए तालियां हो जाए और प्राप्ति के लिए तालियां हो जाए। इनका जवाब ऊपर सबसे आया हुआ है। तो ये एज जो है एलिजाबेथन एज है, और एलिजाबेथन एज के ये जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं आपका यूनिवर्सिटी जिसमें ये रहते हैं। अब इनके जो वर्क का नाम है वो लाइफ ऑफ जैक विल्टन या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये दो नाम से आप जानते हैं। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। जब पिकोरिक्स नॉवेल की बात करेंगे तो इसके कुछ फीचर्स देख लें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें कि क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इसमें जो आपको हीरो मिलेगा कैसा होगा, ये ट्रेवलिंग हीरो होगा, ये घूमने वाला हीरो मिलेगा आपको, इधर उधर घूमता रहेगा। एंड यूजुअली फाइंड हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ, और प्राय ये अपने आप को अब ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, प्राय अपने आप को एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में पाते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में हर बार अपने आप को पाते हैं। मीट्स अ वैरायटी ऑफ करेक्टर, ये वैरायटी ऑफ करेक्टर से मिलते हैं। एंड सेवरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और इनके बहुत ढेर सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। अब ये बताओ, जो ट्रेवल करेगा तो हर जगह जब जाएगा तो वहां दूसरे लोग मिलेंगे, सिंपल सी बात है, करेक्टर अलग मिलेंगे, अलग सिचुएशन मिलेगा, कहीं पे फेवरेबल हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोगों ने बहुत पहले एक, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, गुल्लीवर्स ट्रेवल्स एक बहुत पहले एक जो है जोनाथन स्विफ्ट ने रेस्टोरेशन एज में ही लिखा था, गुल्लीवर्स ट्रेवल्स। हम्म तो वहां पे आप क्या देखते हैं कि इस तरह से एक, उसमें का जो मेन कैरेक्टर है वो अलग अलग, चार अलग अलग जगहों पे जाता है, और अलग अलग जगहों में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। एक जगह क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची हाइट के लोग मिलते हैं, उनके सामने वो बहुत छोटा रहता है। एक जगह जाता है तो वहां ये बहुत बड़ा होता है, वहां के लोग बड़े छोटे छोटे होते हैं, सुई के बराबर बराबर, उसके ऊपर हजारों लोग घूम रहे हैं। तो ये अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग कहानी था। ठीक है, तो ये वो सारी जगहों पे जाता है, उनका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार नावल, और पहले बहुत जगह के कोर्सेज में भी था वो। कुछ हद तक पिकारेक्स नावल आप कह सकते हैं उसको, लेकिन वो प्रॉपर पिकारेक्स नावल नहीं था। ठीक है, लेकिन वो मिलता है। तो ये है अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा, बिल्कुल मनीष जी कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है भैया कि भैया जहां जहां जाओगे, जितनी जगहों पे जाओगे उतना ज्ञान मिलेगा, उतनी जिज्ञासा होगी, उतने नए लोग मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पहली क्वालिटी क्लियर है सभी को, खूब घूम रहे हैं, और जब खूब घूमेंगे तो खूब ज्यादा लोग मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लिटिल आर नो प्लॉट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम प्लॉट, मतलब जो प्लॉट होती है, समझते हैं ना, कहानी, कहानी नहीं मिलेगी इसमें। और आपको पता है कहानी तो होनी चाहिए। बहुत कम प्लॉट मिलेगा, या बिल्कुल प्लॉट मिलेगा नहीं, मतलब हीरो कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, एक प्रॉपर वे में जो कहानी शेप होनी चाहिए वो बन नहीं पाता है। एंड नावल हैज अ सिंपल लूज एपिसोडिक कैरेक्टर, और इस तरह का नावल है जहाँ पे कोई बेहतरीन प्लॉट ही नहीं है, तो इसका मतलब नावल बहुत सिंपल होगा और लूज होगा। क्योंकि कनेक्शन जब रहेगा तब तो चीजें कॉम्प्लेक्स बनेंगी, कनेक्शन है ही नहीं, इसीलिए लूज है। और एपिसोडिक इसलिए है क्योंकि जब अलग अलग जगह पे जाएगा तो जहां जहां जाएगा वहां वहां का एक एक एपिसोड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोटैगोनिस्ट इज क्लेवर, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखना है। सर इस पर एक मूवी बनी हुई है, जनंतरम ममंतरम, ये तो मूवी मैंने देखा ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोटैगोनिस्ट इज क्लेवर, प्रोटैगोनिस्ट क्या होगा, क्लेवर होगा, लाइकेबल होगा। क्लेवर तो है ही, और क्यों ये पसंद है। हम्म, हाँ, गुलिवर टेबल्स पे तो मूवी बनी है ना, जो बड़ी चीजें हैं फेमस हैं उस पे तो सब पे बनी है। तो ये बहुत ही क्लेवर है प्रोटैगोनिस्ट हमारा, लाइकेबल है, ऐसे लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। और यूजुअली समवन फ्रॉम द मिडिल और लोअर क्लास, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा हीरो जो है अपर क्लास का नहीं होगा, लोअर क्लास का होगा या मिडिल क्लास का होगा। अब ये हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है, ध्यान रखना। पिकारेक्स का मतलब ये मत सोचना कि नहीं भैया केवल हीरो ही बदमाश हो सकता है, हीरो ही केवल ऐसा हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है। ठीक है,
हीरोइन भी इस तरह की हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने क्वीन मूवी देखी? क्वीन, बहुत सी ऐसी मूवीज बनी हैं जहां पे आपको हमारी हीरोइन पिकारो टाइप की दिखेगी। फिलहाल अगर आप बात करें तो माल फ्लैंडरर एक ऐसा नावल है, बेहतरीन नावल है, और जहाँ पे आपको जो है करेक्टर एक फीमेल है और उसको जो है पिकारो करेक्टर के रूप में दिखाया गया है। चलिए, तो प्रोटैगनिस्ट जो है क्लेवर होगा, लाइकेबल होगा, एंड यूजुअली समवन फ्रॉम द मिडिल और लोअर क्लास होगा। द आथर टेक्स द हीरो थ्रू सेवरल अप्स एंड डाउन, और जो आथर है हीरो को उसके तमाम ढेर सारे अप्स एंड डाउन से गुजारेगा ताकि आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिले। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें क्लियर है भाई। हीरो को लोग पसंद करते हैं, ये तो तय बात है, हीरो को लोग पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्रू करेक्टर्स, करेक्टर्स के द्वारा जो है आर प्रोमिनेंटली ड्रान, देयर इज लिटिल करेक्टर डेवलपमेंट। दो करेक्टर्स आर प्रोमिनेंटली, यद्यपि आपको करेक्टर दिखता है कि यस इसको एक करेक्टर तो मेन है ही जो पिकारो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके करेक्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो करेक्टर का डेवलपमेंट है उस पे कम फोकस किया गया है और फोकस एक्शन पे ज्यादा है। एक्शन को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो करेक्टर है ना उसका डेवलपमेंट कम है, एक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अलग अलग जगहों पे जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं पे डकैती कर रहा है, जो करना है वो सब कुछ कर रहा है, कहीं पे लव अफेयर है। जैसे मॉल फ्लैंडरर है, वो जितनी जगह पे जाती थी हर जगह उसका एक नया अफेयर शुरू होता था, हर जगह नई शादी करती थी। ऐसे उसके बहुत ढेर सारे रिलेशनशिप हैं, तो वो सब चला करता है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। द नावल इज नरेटेड इन अ सटेरिकल एंड ह्यूमरस मैनर, और नावल को बहुत ही सटेरिकल और ह्यूमरस मैनर में दिखाया गया है। और सिंपल सी बात है, ये एक कहानी पिकारो की है, और पिकारो अपनी कहानी ज्यादातर खुद ही सुनाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन नरेटिव आपको मिलेगा। तो नरेटिव आपको पहले भी बता चुका हूं, तो अब ज्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये ओवरऑल आपने समझा और जाना कि पिकारिस नावल क्या होता है। अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हैं क्या पिकारिस नावल के, तो चलो देखते हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल इन्होंने देने की कोशिश की है पिकारिस नावल की, जो कि टोबियस स्मॉलेट का है, और इस पिकारिस नावल का नाम है द एडवेंचर ऑफ रोड्रिक रैंडम। ये बहुत ही फेमस पिकारिस नावल है, 1748 में लिखा गया था। और इसमें जो हीरो है वो रेडरिक रोडरिक है। ये वैरायटी ऑफ ऑड पीपल, यानी अलग अलग प्रकार के विचित्र लोगों से मिलता है। और कहाँ मिलता है? हिज लॉन्ग जर्नी टू लंदन, ये लंदन की ओर जाता है, एक लंबी जर्नी है, और उस जर्नी के दौरान अलग अलग लोगों से ये मिलता है। ठीक है। एंड हैज अ सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर्स अलोंग द वे। एक होता एडवेंचर और एक होता मिस एडवेंचर। यानी एडवेंचर का मतलब होता है कोई अच्छी चीज, पॉजिटिव इंटेंट देता है, लेकिन जब मिस एडवेंचर कहते हैं तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव इंटेंट देता है, कि आपको अलग अलग बीच में जब आप जा रहे हैं यहाँ से वहां तक तो अलग अलग प्रकार के लोग मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे आप कोई एडवेंचर, कोई अच्छा वाला एडवेंचर, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं। यानी किसी का पॉकेट मार दिया, चोरी कर लिया, किसी की पिटाई कर दी, हैं, ऐसे तमाम चीजें, कहीं अफेयर हो गया, बड़े बड़े वादे किए, अगले दिन वहां से भाग लिए। तो ये सारी चीजें। ही लेटर ज्वाइंस द नेवी, बाद में क्या होता है, नेवी को ये ज्वाइन करता है। एंड हैज फर्दर स्केपेडेस, इसका मतलब होता है फिर मिस एडवेंचर, यानी और बहुत ढेर सारे जो है उसके मिस एडवेंचर नेवी में भी देखने को मिलते हैं। रोड्रिक हैज फार टू मेनी एडवेंचर्स देन पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू हैव इन वन लाइफ। अब एक मेरा प्रश्न है आप सभी से, कि ये जो इतने एडवेंचर दिखाई पड़ते हैं, क्या वो एडवेंचर एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन, एक व्यक्तिगत पर्सन, कोई भी, क्या उसके जीवन में पॉसिबल है इतने एडवेंचर जितना एडवेंचर यहाँ दिखाया जाता है? तो आप बोलोगे नो। इसीलिए आप कहोगे कि जो आपके पिकारेस्क नावल होते हैं ट्रू टू लाइफ नहीं होते।
ठीक है, कोई एक पर्सन अपनी एक लाइफ में इतने एडवेंचर नहीं कर सकता जितने के एडवेंचर इसमें दिखाता है। तो वही कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन आथर इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, वो सोचता है कि इंसिडेंट की क्रेडिबिलिटी को हमें ज्यादा दिखाने पे फोकस नहीं करना है, हम तो बस एडवेंचर पे एडवेंचर दिखाए जाए, बस उस पे उसका फोकस है। ये नहीं सोचता कि दर्शकों को भी ये रिलायबल लगेगा कि नहीं। स्मॉलेट इज ओनली इंटरेस्टेड इन गिविंग हिज रीडर्स अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ, ठीक है, हिज टाइम। केवल एक स्मॉलेट ही है, ढेर सारे राइटर हैं पिकोरिक्स के, लेकिन उसमें केवल एक स्मॉलेट ही एक ऐसे राइटर हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है कि वो अपने समय का जो जीवन है उसके ब्रॉड पिक्चर को देने की कोशिश करते हैं, थोड़े बहुत बेहतरीन प्रयास, लेकिन बाकी तो भी नहीं करते। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पिकारेस नरेटिव इंक्लूड, अगर आप पिकारेस नरेटिव के अदर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके सामने, और ये बड़े फेमस नॉवेल्स हैं इसलिए इनके नाम आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेनरी फील्डिंग का क्या है, टॉम जोन्स, बहुत ही फेमस पिकारेक्स नॉवेल है। वाल्टेयर का है कैंडिड, कैंडिड, अब ये फीमेल कैरेक्टर है, ध्यान रखना। इसी तरह साल बेलो का है द एडवेंचर ऑफ आगी मार्च, ठीक है। और डैनियल डेफो का मॉल फ्लेंडर, ये ध्यान रखना, मॉल फ्लेंडर बहुत ही फेमस है। मॉल फ्लेंडर ये फीमेल कैरेक्टर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहली महिला जो है पिकारो है। यस, अब राजकुमार जी के लिए तालियां इसलिए हो जाए क्योंकि इन्होंने दो अमेरिकन राइटर के बताए, अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन, और इनकी बहुत ही बेहतरीन है एडवेंचर ऑफ टॉम सायर। ये आपके क्लास नाइन्थ में, यदि आप यूपी बोर्ड से रहे होंगे तो क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, उस चैप्टर का यूपी बोर्ड में था। जिसमें बहुत शानदार तरीके से बेवकूफ़ बना लेता है अपने सारे दोस्तों को, और उसको वाइट वॉशिंग का काम दिया जाता है। वाइट वॉशिंग का काम बहुत ही समझ लो कि बोरिंग का काम था, लेकिन वो उसको अपने स्टाइल से बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, और सब जो है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें भी वाइट वॉश करने दो, हमें भी करने दो। तो कहता है नहीं, कुछ देना पड़ेगा, तो सब बारी बारी उसको सेब और जो भी उनके चीज़ें रहती थी वो सब देते थे। तो एडवेंचर ऑफ टॉम सायर का ही एक छोटा सा सेक्शन था। नहीं, टॉम सायर ऐसे नाम नहीं था, उसका नाम था कुछ, वो मुझे या आंट पॉली, शायद आंट पॉली यदि आप बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। हम्म आंट पॉली की कहानी थी। चलो ठीक है। तो ये कुल मिला के हमने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया क्या, पिकारेक्स नॉवेल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है पिकारेक्स नॉवेल? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, बस चीजों को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो हमारे सामने नावल है वो क्या है। तो आपके सामने जो अगला नावल है, इस नावल का नाम है एपिस्टलरी नावल। ये एपिस्टलरी नावल, अगर आप एपिस्टलरी वर्ड में देखें तो ये एपिस्टलरी एपिस्टल से बना है, और एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, तो बहुत आसानी से आप समझ गए, यानी एक ऐसा नावल होगा जहां लेटर्स के माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है जी। दिस was one of the earliest type of novel and was very popular in the 18th century. In this type of fiction, the story is told entirely through letters sent by the characters involved in the action or by those who are observing it. बहुत अच्छा राजकुमार जी। चलो, राजकुमार जी ने एक बात बताया सभी को जानना चाहिए, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन वास्तव में क्या था, निक नेम था इनका, ठीक है। जो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर लिखते हैं, इनका रियल नेम था सैमुअल लॉगहॉर्न क्लीमेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ बड़े जैसे ओ हेनरी का कोई बता सकता है निक नेम? आपके एग्जाम में एक्चुअली दो तीन राइटर के बड़े फेमस है, जैसे ओ हेनरी हो गए, उनके निक नेम क्या है। इसी तरह मार्क ट्वेन जो है इनके रियल नेम सॉरी, ओ हेनरी निक नेम है, रियल नेम आपको बताना है। इसी तरह मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या है। इसी तरह से जो है एक साकी है, साकी कल किसी ने बताया था, साकी का रियल नेम क्या है, सिडनी पोर्टर, बहुत अच्छा, आर्थर सिडनी पोर्टर। ये जो ओ हेनरी का ओरिजिनल नेम है। इसी तरह जो साकी हैं उनका रियल नेम क्या है, ठीक है, तो एच मुनरो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सारे मेजर मेजर आपको ध्यान रखने हैं। इलिया,
इलिया का बताइए फुल नेम क्या है? जो इलिया है वो कौन है? इलिया बताइए। चार्ल्स लैम्ब। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो अब बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही है। बस यही मेन मेन है कुछ जो ध्यान रखना होता है, और कोई ऐसी बात नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ नावल, ये अर्लीस्ट टाइप ऑफ नावल माना जाता है, और वेरी पॉपुलर था 18 सेंचुरी में, बड़ा पॉपुलर था, 18 सेंचुरी का है ये। और इन दिस टाइप ऑफ फिक्शन, इस प्रकार के फिक्शन में स्टोरी जो है पूरी तरह से लेटर के माध्यम से आपके सामने आती है, जो कि सेंड किया जाता है कैरेक्टर्स के द्वारा आपस में जो एक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, या उनके द्वारा भी ये कैरेक्टर आ सकता है जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला फीचर आपको दिखाई पड़ता है कि द प्लॉट अनफोल्ड, जो प्लॉट है वो हमारे सामने अनफोल्ड होता है, यानी ओपन होता है। कैसे? एज द कैरेक्टर्स राइट लेटर्स टू ईच अदर, जैसे कि कैरेक्टर्स एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, वैसे वैसे प्लॉट जो है आपके सामने, रीडर के सामने अनफोल्ड होता है टू नरेट द इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस। और इस तरह से आपको पता चलता है कि वास्तव में क्या घटनाएं घटी थी, वो आपको लेटर के माध्यम से पता चलता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवी में कोई कैरेक्टर लेटर लिख रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कभी देखा है, उसमें जब लेटर लिख रही है जो भी हीरोइन या हीरो है, तो एक एक चीज को याद करके वो बता रही है। अब लेटर में क्या हुआ कि एक एक चीज को याद करके बताया, जब वो लेटर में लिखा जा रहा है ना, आपको कैसे पता चलेगा? तो होता क्या है कि जब एक एक चीज को लिख के लिखा जा रहा है ना, तो जैसे जैसे वो लेटर को लिखेगी वैसे वैसे कहानी चलेगा। समझो आप, टुनटुन बैठ कर लेटर को लिख रही है, और लेटर लिखने के साथ कहानी चल रहा है। यस, बहुत अच्छा मूवी है सिर्फ तुम, वहां पे आप देखिए। यस, सिर्फ तुम में आप लेटर देखिए, लेटर का कमाल है। हम्म, तो ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूरी तरह से कहानी लेटर के माध्यम से चलनी चाहिए, तो पिकारेस्क ये आपका एपिस्टोलरी नावल होगा। बाकी आपको थोड़े थोड़े एलिमेंट के तौर पे यूज करते हुए जो है दिख जाते हैं, है ना। यस, कबूतर जा जा, मैंने प्यार किया में भी थोड़ा सा सीन है लेटर का। गजनी में लेटर और डायरी का सीन है। वेलकम टू सज्जनपुर में है। ठीक है जी। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू कैन बी रिवील्ड डायरेक्टली टू द रीडर। यहाँ पे आपको जो है बहुत ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है रीडर को पता चलता है, विदाउट एनी थर्ड पर्सन ऑथरियल इंटरवेंशन। अब ये बताओ, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आएगा? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है वो फर्स्ट पर्सन में लेटर लिखता है, और फर्स्ट पर्सन में लेटर लिख रहा है, तो यहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है, आथर खुद नहीं। यहाँ जो करेक्टर है उसके माध्यम से लेटर आपका चलेगा, वही लेटर लिखेगा और इस तरह जाएगा। तो ये एक तरह से फर्स्ट पर्सन में चलता है पूरी तरह से। और सेकेंड पर्सन हो सकता है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। द लेटर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग मीन्स ऑफ नरेटिंग द स्टोरी, लेटर, ठीक है, जो लेटर जो है वो आपको स्टोरी तो सुना ही रही है। लेटर का एक पर्पज है स्टोरी को सुनाना, लेकिन दूसरा भी पर्पज है क्या? आल्सो हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द साइकोलॉजिकल एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ देयर राइटर। ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखते हैं जब आप चीजों को लिखते हैं ना, तो आपके दिल की बात निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती है? ऊपर ऊपर आप क्या होता है, जब हम सामने कहीं बात करते हैं तो ऊपर ऊपर होता है, लेकिन जब लेटर लिखते हैं, तो आप लोग को शायद गाना याद हो कि मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम अपना क्या लिखना है। बड़ा बेहतरीन लाइन है। तो अब जो है पूरा अंदर की बात जो है लिखने की कोशिश की जाती है इसमें लेटर में। तो एक तरह से जो करेक्टर है ना, उसके साइकोलॉजिकल और मोरल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि लेटर में जब लिखना होता है तो कई बार सोचता है वो, देखो जो लेटर लिख रहा है ना, वो चाहे वो चीज लिखे या ना लिखे, लेकिन एज एन ऑडियंस आपको सब पता चल रहा है, क्योंकि वो जो सोच रहा है वो लेटर में लिखेगा, फिर ये भी होगा कि इसे लिखें कि ना लिखें। ठीक है। तो इस तरह से उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी चलेगा कि ये चीज लिखना है कि नहीं लिखना है, ये चीज डालना है कि नहीं, साइकोलॉजिकली चलेगा कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो वो सारी चीजें लिखता जाएगा, आपको उसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पता चलता जाएगा। यस, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद।
ठीक है जी, बॉर्डर मूवी है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। सिंस द लेटर्स प्रोवाइड, जो लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एन इंटीमेट लुक इनटू द कैरेक्टर्स थॉट। जब इन लेटर्स को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जो करेक्टर है उसका अल्टीमेट लुक, इंटीमेट का मतलब गहरा, उसका जो है, जो करेक्टर्स है उसके मन में क्या फीलिंग चल रही है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, ये लेटर्स जो है एक बहुत गहरी, आप समझ लीजिए इंप्रेशन, हमें जानकारी पड़ता है, हमें पता चलता है उस कैरेक्टर के बारे में इस लेटर के माध्यम से। और एपिस्टलरी जो नावल है, इसीलिए एपिस्टलरी नावल को ऐसा बोला जाता है कि जो साइकोलॉजिकल नावल बाद में आया है उसका ये फोर रनर है। फोर रनर का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर, यानी उसका पहले आने वाला। जो चीज किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो जो बाद में आने वाला है, तो जो जिम्मेदार है जो पहले आ रहा है उसको फोर रनर बोलते हैं, पूर्वगामी, या फिर प्रीकर्सर बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है एपिस्टरली नावल, ये कहीं ना कहीं जो है साइकोलॉजिकल नावल का एक तरह से फोर रनर है, क्योंकि यहाँ पे से ही शुरुआत हो गई थी करेक्टर के थॉट्स को, फीलिंग को समझने की प्रक्रिया साइकोलॉजिकल तरीके से। ठीक है, और बाद में आपका साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल इसी चीज को लेके आता है। आगे बढ़ते हैं। दिस फॉर्म ऑफ द नावल, जो इस प्रकार का नावल होता है, आल्सो डिपेंड्स ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक डायरी एंट्रीज। अब देखो, आप लोगों ने देखा ना, जैसे वो मूवी की हम बात कर रहे थे गजनी, तो गजनी में आपको डायरी मिलता है, पहले दिन से कहानी लिखता है वो डायरी। तो ये जो है डायरी राइटिंग एंट्री भी के द्वारा भी हो सकता है। टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, ठीक है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, आपको पता चले। तो इस तरह ये सारी चीजें जो हैं इस तरह के नावल फॉर्म को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, ठीक है। एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला। ड्रैकुला ब्रैम स्टोकर जो है वो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लोग को याद है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी, टेस टेस ऑफ द अर्बरफील्ड। तो ये जो टेस आया था उसमें जो टेस नाम की करेक्टर थी, वो प्यार करती थी किसी से, उसके साथ उसका शादी होना था, सब कुछ तय था। लेकिन उसी बीच में क्या हो जाता है कि उसका जो है, जो वहां पे जिसके यहाँ वो काम करती थी, उसने उसका रेप कर दिया, एलेक। और वो बहुत ज्यादा टूट गई थी, उसका एक बेबी भी हुआ था, और बेबी मतलब स्टिल बॉर्न ना था, डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद से जो है फिर दोबारा उसका लवर जो है काफी समय के लिए जा चुका रहता है, फिर वो दोबारा आता है और ये होता है कि भाई शादी करनी है। अब जब शादी करना है तो ये क्या करती है, एक लेटर लिखती है जिसमें अपनी सारी कहानी उसके साथ जो बीच वाले जीवन में हुआ है, पहले तो तैयार नहीं रहती है, लेकिन फिर वो बहुत मनाता है, रेडी करता है, तो ये रेडी हो जाती है। लेकिन उसको जो बीच वाली कहानी है एंजल क्लेयर को नहीं पता रहता है। अब ये एक लेटर लिखती है, लेटर में सारी बात बताती है और उसको वहां पे रख देती है। लेकिन होता क्या है कि झाड़ू वाड़ू लगता है और वो लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है, उसको लेटर मिलता ही नहीं। और होता क्या है कि जब शादी की पहली रात रहती है उस दिन एंजल क्लेयर को इसके बारे में पता चलता है, और जब पता चलता है तो बहुत अजीब सा बिहेवियर करता है और वो वहां से चुपचाप गुस्से में आके घर छोड़ के चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। और फिलहाल आगे की जो कहानी सो है, लेकिन एक लेटर का बहुत बड़ा रोल रहता है। हो सकता है वो लेटर पहले मिल गया होता तो ये ट्रेजेडी ना होती, ठीक है। तो फिलहाल बहुत ही शानदार वो नावल है। उस नावल की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया लोग के द्वारा कि ऐसे ओपनली ये सारी चीज़ें दे देना है, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी को ये पसंद नहीं था। विक्टोरियन सोसाइटी ये पसंद नहीं कर सकती थी कि एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी महिला जिसका रेप हुआ हो, जिसका मालस्टेशन हुआ हो, उसको हार्डी साहब ने प्योर बोला था, प्योर, प्योर वर्ड यूज किया था बार बार।
तो इससे लोग नाराज हो गए कि ये कहाँ से प्योर रही, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवेल, इस प्रकार के नॉवेल का ड्रॉबैक क्या है? वो ये है कि दैट इट सफर्स फ्रॉम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियलिटी। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है आर्टिफिशियलिटी से जो है सफर करता है इस प्रकार का नॉवेल। इन एडिशन टू दिस, और इसके अलावा सम सेंस ऑफ इमीडिएसी इज लॉस्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग एक्शन। और इसके अलावा जो एक सेंस ऑफ इमीडिएसी होता है कि ये चीज जो है इसके तुरंत बाद होगा, लेकिन उसमें चूंकि टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी जो है कई बार कम होने लगता है, आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं। कैसे? जैसे आप थोड़ी देर के लिए गजनी मूवी की बात करें, तो गजनी मूवी में होता क्या है कि हमें ये दृश्य पता चला कि हमारा हीरो डायरी एंट्री कर रहा है और अंत में वहां पे खत्म हो जाता है जब हीरो आज उसको बता देना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले हीरोइन जो है वो कुछ और कह देती है जिसकी वजह से वो बता नहीं पाता है। वो क्या करती है, वो अपना घर बेच देती है, एक कार खरीदी रहती है वो कार बेच देती है कि हीरो को हीरो ऐसा अचानक उससे बता देता है कि मेरे घर में दिक्कत हो गया है और पड़ोस में झगड़ा हो गया है और मुझे जाना पड़ेगा, कुछ दिक्कत बता देता है। वो ये बता देता है कि उसे जमीन बेचना पड़ेगा, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई। अब हीरोइन चूंकि इतना प्यार करती थी, ये बात हीरो सोच भी नहीं सकता था सपने में भी कि शायद वो उसे इतना प्यार करती है, और अपनी कार जो उसका सपना था उस कार को बेच के और 1-1.5 लाख रुपए जो भी मिलते हैं उसको दे देती है, कहती है जाओ और तुम अपने घर को मत बेचना, उसको बचा लेना घर को, क्योंकि घर पुरखों की वो होती है, निशानी होती है, उसे नहीं बेचना। जब हमारा हीरो ये बात सुनता है तो उसके आंखों से पानी आ जाता है कि इतना ज्यादा उससे वो प्यार करती है। और ये जो हीरो है वो कभी नहीं बता पाता है कि वो है कौन, कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये बात वो बताना चाहता था उस दिन लेकिन वो बता नहीं पाता है और वो चला जाता है। ठीक है, और सोचता है मैं आगे बताऊंगा, और उसके बाद से क्या होता है कि कहानी इतने पे ही रुक जाती है, फिर कहानी कहीं और शिफ्ट हो जाती है। अब हमारे मन में बेचैनी है, हमारे मन में बेचैनी ये आ रही है कि भैया आगे क्या हुआ, क्या हीरो विदेश चला गया, या हीरो अभी क्या होगा, कैसे बताएगा क्या होगा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो जो आपका सेंस ऑफ इमीडिएसी है कि आप एक घटना के बाद, एक एक्शन के बाद एक दूसरा एक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन लेटर्स में वो कई बार जो है काफी समय लग जाता है उस चीज को दूसरे एक्शन को आने के, क्योंकि बीच में कुछ दूसरी चीजें आ जाती हैं। हो सकता है कि हमारा जो हीरो है लेटर लिख रहा है, अभी वो लेटर लिख ही रहा है, वो जितना भी आधा प्रोसेस उसने आधा लिखा, अब घटना कहीं पे है, और तभी अचानक बीच में उसका कोई दोस्त आ गया, अरे अरे कैसे हो कैसे हो। अब जब दोस्त आ गया तो उतनी देर के लिए लेटर राइटिंग बंद हो गया कि नहीं हो गया। अब जो हीरो है वो लेटर को किनारे रख दिया, और उसके बाद से जो है उसने चाय वाय पानी वानी चलने लगा, फिर पता चला कोई और आ गया, फिर चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अब जो कहानी चल रही थी वो रुक गई और बीच में एक प्रेजेंट की कहानी चलने लगी दूसरी। तो ये सारी चीजें क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को कि ये कैसे सेंस ऑफ इमीडिएसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। डीपर लेवल पे ये सेंस ऑफ इमीडिएसी क्या है ये समझ में आ रहा है? सेंस ऑफ इमीडिएसी यही कि एक घटना हुई तो उसके तुरंत बाद दूसरी घटना हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन ये क्या होगा, सेंस ऑफ इमीडिएसी को बीच बीच में डिस्टर्ब होता रहेगा। जब लेटर राइटिंग या डायरी के द्वारा ये चीजें चलेंगी तो ये बीच बीच में डिस्टर्ब होगा, बीच बीच में इंटरवल हो जाएगा, कोई दूसरी चीज आ जाएगी, ये बात है। चलो भैया, और दूसरी बात है आर्टिफिशियलिटी बहुत ज्यादा रहता है इसमें, क्योंकि जब लेटर लिख रहे हैं तो आप ये बताओ, जब अपने मन से शब्द बनाने तो कुछ बना लें, चाहे बहुत प्यार न करते हो लेकिन लाइन तो यही लिखेंगे कि माय डियर डियर डियर, और जो भी चीजें। हम्म तो बहुत सी चीजें हैं, आर्टिफिशियलिटी हाई लेवल का लेटर राइटिंग में आपको मिलता है। ये तय बात है। प्यार प्यार, अच्छा बहुत प्यार करते थे, क्या है भाई? चलिए अब आगे देखते हैं।
सैमुअल रिचर्डसन पामेला, सैमुअल रिचर्डन, अच्छा, ग्रंथ मूवी, ये तो मूवी मैंने देखा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। सैमुअल रिचर्डसन का जो पामेला है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एपिस्टलरी नावल का, और इसके अलावा क्लैरिसा, ये दोनों बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है एपिस्टलरी नावल का। अच्छा, द एपिस्टलरी नावल हैज बीन revived throughout English literary history by writers who recognize its potential। और एपिस्टलरी नावल जो है रिवाइव किया गया था इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में बार बार, ठीक है, ऐसे राइटर्स के द्वारा जिनको लग रहा था कि ये बहुत ही पोटेंशियल वाला जो है नावल है, बार बार कोशिश की गई थी। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स अगर आप बात करें तो जीन वेबस्टर का एक है डैडी लॉन्ग लेग्स, ये एपिस्टल नावल का एग्जाम्पल है। मतलब एपिस्टल नावल के लिए कोई एज आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है कि शुरुआत हुई थी कब, 18 सेंचुरी में, ये सच बात है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। ये बीच बीच में ऐसा दौर आता रहा जब जिस राइटर को लगा कि नहीं ये बढ़िया है, हमें लिखना चाहिए, तो उसने लिखा। तो इसीलिए आप देखिए आपको 1912 में भी दिखाई पड़ता है, सीएस लेविस का जो है ये 1942 में आता है, साल बेलो का 1964 में आता है, एलिस वॉकर का द कलर पर्पल बहुत ही फेमस नावल है, ये 1982 में आता है। द वाइट टाइगर आप कैसे भूल गए, द वाइट टाइगर ये भी एपिस्टलरी नावल है, और ये जो है आपका आता है 2008 में। तो आप अगर देखें तो ये लगातार आ रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ एपिस्टलरी नावल, ये कंटिन्यूअसली अलग अलग आप देखें ईयर में 20-20 साल के गैप में लगभग आपको बेहतरीन बेहतरीन एपिस्टलरी नावल दिख रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। द एपिस्टलरी नावल फॉर्म हैज बीन पैरोडाइड। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसने पैरोडी बनाई है, या फिर आपसे सीधे पूछेगा कि पामिला जो है इसकी पैरोडी जो एक वर्क की गई है उसका नाम क्या है, तो पामिला का पैरोडी है सामिला, और ये सामिला किसने लिखा है, हेनरी फील्डिंग ने। क्योंकि ये दोनों लोग एक ही एज के कंटेम्पोररी राइटर थे, तो इन दोनों में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ठीक है। तो पामिला को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर बनाया है, तो इन्होंने उसी को सामिला की तरह प्रेजेंट किया, कहा नहीं वो तो बहुत गंदी कैरेक्टर की लड़की है, ठीक है, और उसका नाम पामिला नहीं सामिला है, ऐसे करके। तो ये बहुत ही पैरोडी की तरह बनाया है, बेहतरीन प्रयास किया है। तो ये आपका हो गया एपिस्टलरी नावल। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को एकदम दिलो दिमाग में घुस रहा होगा। घुस रहा है कि नहीं भाई? अब इतने बेहतरीन तरीके से सब आपको बहुत कुछ बता दिया, याद हो रहा है ना अच्छे से? अच्छा, अर्पणा कह रही सेलेक्ट होने के बाद आपकी बताई हुई मूवीज देखूंगी। अच्छा भाई, बिल्कुल मूवीज देखिएगा ताकि आप लिटरेचर के एक बेहतरीन टीचर बन पाए। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ फिक्शन, अगर इस फिक्शन की बात करें जो हिस्टोरिकल नावल है, तो यहाँ पे आथर अटेम्प्ट करता है टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है इमेजिनेटिवली, ये बड़ी चीज है। तो क्या करेंगी, राइटर नेम नेम कंफ्यूज होता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, इसीलिए तो 3 महीने का समय, रोज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत मूवी देखी है हॉलीवुड में ड्रैकुला पर, हाँ ये तो है, बहुत मूवी बनी है ड्रैकुला पे। तो आप ध्यान दीजिए, आथर जो है रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को, और यहाँ पे अपने इमेजिनेशन का जब ज्यादा प्रयोग कर देंगे तब वो हिस्ट्री ना होके हिस्टोरिकल नावल कहलाएगा। आपको सर हिस्ट्री और हिस्टोरिकल नावल में क्या अंतर, तो यही नावल अंतर है कि हिस्ट्री में जो घटना है उसको हूबहू वैसे ही बताने की कोशिश होती है, हूबहू वही करेक्टर होते हैं, लेकिन जब हिस्टोरिकल नावल होता है तो हूबहू घटना नहीं रहती है, राइटर छूट लेता है अपने हिसाब से, जो दर्शकों को पसंद आएगा वैसे वो चेंजेस भी करेगा, कैरेक्टर के नाम बदल देगा, नए कैरेक्टर घुसा देगा, तो इमेजिनेशन का फुल प्रयोग करेगा, इसीलिए अब वो हिस्ट्री ना होकर हिस्टोरिकल नावल हो जाएगा। एंड सम टाइम रोमांटिकली, और कई बार उसमें जो है रोमांटिसिज्म को घुसाने की कोशिश करेगा। तो चलो भाई ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसके फीचर्स है। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि कौन इसके फादर मदर हैं, बहुत पहले बता चुका हूँ, इसके फादर हैं सर वाल्टर स्कॉट। कई ढेर सारे इन्होंने नावेल्स लिखे हैं,
जो हिस्टोरिकल नावल हैं, बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं इसके। अगर आप हिस्टोरिकल नावल्स के फीचर की बात करेंगे तो ये जो नावल है ये सेट इन अ पास्ट हिस्टोरिकल पीरियड, एक पास्ट हिस्टोरिकल पीरियड में सेट है, एंड डिस्क्राइब्स द इवेंट्स एंड मैनर ऑफ दैट पीरियड, और उस समय के, सिंपल सी बात है, जिस समय के हिस्टोरिकल पीरियड में सेट होगा उसी समय की घटना और मैनर को दिखाएगा, सिंपल सी बात है। थ्रू द इमेजिनेटिव रिक्रिएशन, चूंकि ये रिक्रिएशन है, दोबारा बनाया गया है इमेजिनेशन के द्वारा, किसी पुराने बाईगान का मतलब पास्ट, किसी पुराने एज का, तो हिस्टोरिकल नॉवेल ऐड कलर टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड ब्रिंग देम टू द लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं जो उस समय के कैरेक्टर्स हैं, उस समय के इवेंट है, उसको और बेहतर बनाने के, ऐड कलर का मतलब कुछ और फीचर ऐड करते हैं जिससे वो और बेहतर लगने लगता है, और एक तरह से जो पुरानी चीज है उसके अंदर फिर से लाइफ भर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ध्यान दें, अब क्या आपको ध्यान देना है कि जो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो जोधा अकबर क्या है, अगर आप उसे नावल फॉर्म में देखो तो हिस्टोरिकल नावल है, क्योंकि कहानी को में बहुत सी चीजें ये लोग अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, और जब अपनी तरफ से ऐड कर देंगे तो अब आपको हिस्टोरिकल नावल की तरफ हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार को दिखा देंगे, जोधा अकबर के बीच में बहुत ज़्यादा लव को दिखाएंगे, थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे उनके लव अफेयर को, पूरी पूरी उसी पे मूवी बना दी, हो सकता है उतना ज़्यादा न रहा हो जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इट मे बी पीपल्ड बाय बोथ रियल एंड इमेजिनरी कैरेक्टर, सीधे से बोल रहा है। यहाँ पे कौन से लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पे रियल भी मिलेंगे और इमेजिनरी भी कैरेक्टर मिलेंगे। कैसे लोग मिलेंगे, रियल भी मिलेंगे और इमेजिनरी कैरेक्टर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं मे मे प्ले आइदर मेजर और माइनर पार्ट इन द एक्शन। एक, तो आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज जो है वो भी आपको यहाँ पे रोल अदा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ इमेजिनरी भी करेक्टर आपको मिलेंगे, दोनों प्रकार के करेक्टर यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा पानी पी अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे आपको जो आथर्स हैं, हिस्टोरिकल नावल के जो आथर्स हैं, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हैं उस पीरियड को, ये मत सोचिए कि हल्के में कर देते हैं वो। तो बहुत ही एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हैं ये, और दे इंटेंड टू डिपिक्ट, यानी जो उनको दिखाना है उसको बहुत अच्छे से वो रिसर्च करते हैं। दे पे अटेंशन टू द माइन्यूट डिटेल्स, वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पे काम करते हैं, जैसे ड्रेस से रिलेटेड हो गया, मैनर ऑफ स्पीकिंग, उस समय के लोग कैसे बोलते थे, उस समय की फूड हैबिट्स क्या थी, उस समय के कस्टम्स क्या थे, उस समय के सोशल एस्पेक्ट्स क्या थे, दैट वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द एज, इन सारी चीजों को बहुत डीपर लेवल पे दिखाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब आप लोग ध्यान दें, तो अगर आपसे मैं कहूं कि जोधा अकबर में ये सारी चीजें हैं, तो यस हैं। अब ये बताओ, जोधा अकबर की कहानी जब ये सुना रहे हैं तो जरूरत क्या है, ऋषि कपूर सॉरी जो आपके ऋतिक रोशन है, एकदम उस समय के बादशाह जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहने हुए हैं, उस समय जैसे हाथी घोड़ा पे लोग चलते तो उस समय के हाथी घोड़ा पे चल रहे हैं। क्या आपको कहीं कार दिखाई पड़ती है उस मूवी में, क्या मूवी में कहीं कार आपको यूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उस समय कार नहीं था। आप लैंग्वेज देखते हैं कैसे बोला जा रहा है, बेगम
बेगम बोला जा रहा है, बादशाह बोला जा रहा है, इस तरह के वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। तो जिस तरह से सारी चीजें हैं पूरा वैसे ही फॉलो किए जाने की कोशिश की जाती है। एक अजय देवगन की मूवी आई थी ताना थी, एक आई थी तानाजी मूवी आई थी, वो भी उसी तरह से थी। इसी प्रकार से एक और मूवी आई थी, आप लोग याद करिए, जिसमें रणवीर सिंह था, दीवानी में दीवानी हो गई, एक बहुत मूवी आई थी, हैं। तो उसमें वो वाली मूवी आई थी, वो भी हिस्टोरिकल नॉवेल आप कह सकते हैं। तो ये जितनी भी मूवीज आती हैं बाजीराव, यस, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से जो है बनाया जाता है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि ये जो मूवी आप लोग देखे थे, रामचंद्र भगवान श्री राम पे जो मूवी आई थी, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर भाई जो पहले की चीज है वो हिस्ट्री है, और उस समय की घटना को, इसको जो है इस समय का जो आपका डायरेक्टर है वो लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे राम सेतु हो गया, आदि पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब उस समय की घटना को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बता सकते हैं क्यों फेल हो गए? ये क्यों फेल हो गए? जब उस समय की घटना को लेके आ रहे हैं तो ये फेल क्यों हो गए? फेल इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने, जानते क्या गड़बड़ी की है? यही गड़बड़ी की है। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत डीपर लेवल पे रिसर्च करना होता है, और आपको माइन्यूट डिटेल पे, जैसे ड्रेस कैसे पहन रहे थे, मैनर ऑफ स्पीकिंग क्या था, फूड हैबिट्स क्या थी, कस्टम्स क्या थे, और अदर सोशल एस्पेक्ट्स क्या थे, ये सारी चीजें दिखानी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कहानी में तो गड़बड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लैंग्वेज है, मैनर ऑफ स्पीकिंग, वो बहुत गड़बड़ कर दे रहे हैं। हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि पुड़िया खा रहे हैं हनुमान जी मुंह में, हैं। लैंग्वेज ऐसे बोल रहे हैं जैसे टपोरी हैं, हैं। तो ऐसे थोड़े ना बनेगा भाई। अगर उस समय के आप हिस्ट्री जिस कैरेक्टर को ले रहे हो तो वहां के हिसाब से चीजें लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, रावण को ऐसा बता रहे हैं, बना दिया जैसे लोहार है। अरे भैया, लोहारी थोड़े ना चल रही यहाँ पे, जानवर मूवी थोड़े ना चल रहा है, लोहार बने बैठे हुए हैं। वो पता नहीं हथौड़ी मार रहा है, बड़ा बड़ा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अजगर से अपनी मालिश करवा रहा है। अजगर से मालिश तो अब सब ये अभी कॉन्सेप्ट आया है, विदेशों में चल रहा है। अब उस समय वो जो है सब सारी चीजें दिखाया जा रहा है, तो ये सब गड़बड़ियां बार बार करने लगा। तो अब ये सारी चीजें जरूरी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करने लगे। हाँ, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। भाई रामानंद जी का जो रामायण है वो आज भी हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ठीक वैसे ही चीजों को फॉलो करने की कोशिश की गई थी। क्लोज अटेंशन इज पेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन पे बहुत ही क्लोज अटेंशन पे किया जाता है। हम्म छाया करी हनुमान जी तो मुझे मुस्लिम लग रहे थे। हाँ, मुझे भी लग रहे थे। देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, लेकिन जो जैसा करेक्टर है, जिस धर्म को मानता है, वो भी तो आपको दिखाना है। उसके हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते चीजें। हाई लेवल पे तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसको जो है बहुत ही क्लोज अटेंशन दिखाना है उस समय के, विच आर यूजली इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लॉट। अगर आपको प्लॉट लेना है तो प्लॉट के हिसाब से जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसको तो सही सही भी दिखाओगे। उल्टा पुल्टा कहानी सुना रहे हो। रामचंद्र जी बाद में वो जब भाग गया था लेके सीता माँ को, तो बाद में ढूंढ रहे हैं उनको। हाँ, ये नहीं कि वो तुरंत रावण को देख लिए भाग रहे हैं तो पीछे पीछे वो भी दौड़ रहे हैं। रावण भाग रहा है पीछे, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दौड़ रहे हैं। ऐसा कब हुआ है रियल में? ऐसा हुआ ही नहीं। अब कहानी अपने मन से तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा बनाए जा रहे हो। हम्म तो सब अपने मन से ही सब दिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो कि इस तरह के जो है, राइटर्स ट्राई टू अवॉइड एनाक्रोनिज्म। ये बहुत बड़ी चीज है। अब ये एनाक्रोनिज्म जो है, आप ये कह सकते हो कि जो ये मूवी आई थी आदि पुरुष, इसमें बहुत ज्यादा था। अगर आप एनाक्रोनिज्म कभी कभार एक दो ठो गलती से कर दो तो माना जाएगा, लेकिन खूब एनाक्रोनिज्म करोगे तब तो फ्लॉप हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही इन्होंने किया।
एनाक्रोनिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। द इंक्लूजन ऑफ सम एक्शन और ऑब्जेक्ट इन अ वर्क, किसी वर्क में किसी एक्शन या ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखाया जाना विच कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस समय नहीं हो सकता था, या उस तरह का एक्शन, उस तरह की घटना उस हिस्टोरिकल पीरियड में नहीं हो, अगर आप उसे डिपिक्ट कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, तो ये एनाक्रोनिज्म बोला जाएगा। ठीक है, जैसे रामायण में मोबाइल फोन का यूज आप दिखा दो, अब रामचंद्र जी के समय मोबाइल फोन नहीं था, अब उसे आप दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, तो अब कुलदीप जी एग्जाम्पल, अच्छा पूरा इन्होंने लिख के दे दिया है, जैसे क्लॉक का यूज है, तो क्लॉक का यूज जो है जूलियस सीजर में देखने को मिलता है, और एक्ट 2 सीन 1 में क्लॉक का यूज देखने को मिलता है। जबकि आपको पता है कि जब 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, तो उस समय जो है क्लॉक था ही नहीं, जिस क्लॉक को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी ये एलिजाबेथन टाइम के क्लॉक को उस समय दिखा देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दो हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, तो वही कह रहे हैं कि भैया इस तरह का मिस्टेक जो है, उस मिस्टेक को ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गड़बड़ माना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इस तरह का जो है, अगर आप स्टोरी टेलर गलती करता है तो आपको उसको गिल्टी माना जाएगा, उसको गड़बड़ माना जाएगा। सर वाल्टर स्कॉट जो कि बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट थे, ये भी इस तरह की गलतियां करते हैं। तो गलतियां करते हैं, गलतियां हम भगवान नहीं, इंसान ही करेगा, लेकिन आप जानबूझ के गलती करोगे, जैसे कि आदि पुरुष में जो गलतियां हुई हैं वो सब जानबूझ के गलतियां की गई हैं, तो ऐसी गलतियों को लोग माफ नहीं करेंगे। नहीं, शेक्सपियर ने इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर दी, हो जाता है कई बार, क्योंकि शेक्सपियर को आप में मत समझो, शेक्सपियर भी बहुत बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे उस समय के हिसाब से। आप सभी को पता है उनके ड्रामाज खूब देखे जा रहे थे, तो वो हो सकता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया हो, है ना, क्योंकि उनको घड़ी दिखाना है, तो घड़ी उन्होंने कहा चलो एलिजाबेथन टाइम का दिखा देते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती आप जानबूझकर भी कर सकते हैं और अनजाने में भी कर सकते हैं। अनजाने में करेंगे तो माफ कर दिया जाएगा, जानबूझ के भी एक कर दिए तो आपको अनजाने में मान लिया जाएगा, लेकिन आप बार बार करोगे तो भाई वो चीज गड़बड़ी होगी। और अगर एक में एक गड़बड़ी है तो नजरअंदाज किया जाने लायक है तो कर दिया जाता है। जैसे ये कह रही हैं, यस ये भी हम एमएच अब्राहम में देख चुके हैं, आया हुआ था, कि जैसे क्लियोपाट्रा ने जो कपड़े पहने हैं, अब वो एंशियंट ग्रीक की बात है, क्लियोपाट्रा काफी समय पहले की बात है, जब आपके ऑक्टेवियस सीजर यानी जूलियस सीजर के ठीक बाद की ये सब सारी घटनाएं हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट की घटनाएं हैं। और उस समय आपको ये दिखाई पड़ता है कि जो क्लियोपाट्रा कपड़े पहनी है, वो एलिजाबेथन एज के कपड़े पहनी है। तो जब इस तरह दिखाया जाएगा तो थोड़ा सा ये एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, उस तरह के ड्रेस पहनी है वो। कॉर्सेट का मतलब ड्रेस ही होता है, जो कपड़े हैं। ठीक है, अटायर, ठीक है भैया। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? डीपर से डीपर लेवल पे आप लोग को समझ में आ रहा है, एकदम हृदय की गहराइयों में घुस रहा है। अब वाल्टर स्कॉट का वेवरली नॉवेल्स जितने भी हैं वो हो गए, रॉब रॉय, इवान हो, ये सारे अलग अलग इनके नॉवेल्स हैं जो कि वाल्टर स्कॉट के हैं। ये सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं इस जॉनर के। और पॉपुलैरिटी जो का, इसके पॉपुलैरिटी का जो श्रेय है वो सर वाल्टर स्कॉट को ही जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा अगर आप अभी देखें कौन कौन से हिस्टोरिकल नॉवेल्स के बहुत ही बेहतरीन जो कुछ वर्क हैं, जैसे थ्री मस्किटियर्स हैं, ये अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा लिखा गया है। और जो सबसे फेमस आपका हिस्टोरिकल नावल है, इसे याद कर लें, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि ये किस प्रकार का नावल है, तो ये ध्यान रखना, ये हिस्टोरिकल नावल है, बहुत ही फेमस। वार एंड पीस हिस्टोरिकल नावल है, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। आई क्लाडियस, ये भी जो है रॉबर्ट ग्रेव के द्वारा हिस्टोरिकल नावल है। फ्लैशमैन 1969 में लिखा गया था, ये मैकडोनाल्ड फ्रेसर के द्वारा है। द अदर बोलेन गर्ल, ये 2001 में फिलिप्पा ग्रेगरी के द्वारा लिखा गया है। एंड एम्पायर ऑफ मुगल सीरीज,
ये 2009 से 13 में लिखा गया अलेक्जेंडर रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये कुछ बेहतरीन है जो आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर आप हिस्टोरिकल नॉवेल्स की बात करें तो हिस्टोरिकल नॉवेल भैया जब से शुरू हुआ है ना, आज तक चल ही रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो हिस्टोरिकल नॉवेल समझ में आ गया। यदि आखिर क्यों, देखो एक तो बात ध्यान रखना कि ये नॉवेल ऐसी चीज है ना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर जॉनर स्टार्टेड, ठीक है, लेटर, इसमें से कौन सा ऐसा जॉनर है जो लेटर मतलब बाद में स्टार्ट हुआ इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो अगर उसमें नावल है तो ध्यान रखिएगा कि नावल जो है सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो नावल जो है सबसे एंड में, सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है नावल, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात, सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ, अगर एक क्वेश्चन और पूछे कि विच ऑफ द जॉनर स्टार्टेड लास्टली बट मोस्ट पॉपुलर इन प्रेजेंट एरा, कौन सा ऐसा जॉनर है जो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी आज के एरा में सबसे ज्यादा पॉपुलर है? तो नावल ही है। हिस्टोरिकल मत बोलिए, नावल बोलिए। नावल के सब टाइप्स हैं अलग अलग। आप देख रहे हैं जैसे आपने पेस्टरली देखा, वो भी आज तक लिखे ही जा रहे हैं। इनको आप देख रहे हैं, ये भी आज तक लिखे जा रहे हैं। क्या यही बात जो है रेस्टोरेशन, जब आप रेस्टोरेशन एज में थे, जब रेस्टोरेशन एज के ड्रामाज को पढ़ रहे थे, तो आप देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर एज में वैसे ड्रामाज लिखे गए। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो वैसे ड्रामाज लिखे जाने बंद हो गए। यानी जब ड्रामाज की आप बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार का ड्रामा लिखा गया वो एज के मुताबिक लिखा गया है। हर एज में अलग अलग प्रकार के ड्रामाज आए, उनकी एक अपनी विशेषताएं थी, और फिर एक एज के बाद उस तरह के ड्रामा लिखे जाने बंद हो गए, फिर नए एज में नए प्रकार के ड्रामाज लिखे जाने लगे। ऐसा होता है ड्रामाज के साथ। लेकिन यही चीज नावेल्स के केस में सही नहीं है। भाई नावेल्स ठीक है, पेस्टली नावल 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एपिस्टोलरी नावल आज तक 2009 तक लिखा गया है, अभी हमने आपको पीछे दिखाया। फिर इसी प्रकार से अगर आप ये देखें तो ये भी ठीक है, 18 सेंचुरी में शुरू हुआ, 19 सेंचुरी में लगभग शुरू हुआ, और आज तक लगातार ही लिखे जा रहे हैं। 2009-13 के आपको हिस्टोरिकल नावल मिल गए। ठीक है, ऐसे मूवीज देखा जाए तो अभी आपको पिछले साल के भी कुछ हिस्टोरिकल मूवीज दिख जाएंगे। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। हाँ बिल्कुल, नावल पढ़ने लगो तो बिना खत्म किए मन नहीं करता है ना। तो सभी लोग बताएं, दिल और मन से एकदम अच्छे से आप लोग के अंदर गहराइयों तक पहुंच रहा है कि नहीं? अटैक हो रहा है कि नहीं आपके दिमाग पे? सारा याद भी हो रहा है कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं आप लोग को? ये याद करना ही पड़ेगा। अब सबसे आगे बढ़ते हैं, एक और नावल पढ़ाते हैं, और आज पढ़ा के इकट्ठे आपकी छुट्टी कर देते हैं। कैसा आप लोग सोचते हैं कि आप लोग थोड़ी देर बाद आके पढ़ना चाहते हैं कि इकट्ठे एक दो नावल और पढ़ा के छुट्टी कर दें? कोई खाने वाने का वेट कर रहा हो तो भाई बताओ, जैसा जल्दी बताओ आप लोग, फास्ट। राइटर तो कभी याद नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि राइटर याद नहीं करना है, वर्क का नाम याद करना है। वर्क का नाम याद करना है, ठीक है। एक और पढ़ा देते हैं, ठीक है, एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो, फिर उसके बाद रेस्ट कर देंगे, ठीक है, डोंट। एक और पढ़ लो, बताओ ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? बच्चा कह रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं गुरु जी रहने दो, और गुरु जी कह रहे हैं नहीं अब तो तुम लोग को पढ़ा के छोड़ेंगे। एकदम डॉक्टरों की तरह सुई लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि इकट्ठे आप लोग को सुई लगा के सारा जो है मंत्र एक बार में दे दिया जाए, ताकि बीमारी वगैरह सब दूर हो जाए। चलो ठीक है, तो अभी एक और करा दे रहे हैं, इसके बाद करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। चलिए, सेंटिमेंटल नावल। इन द 18th century, the word sentimental meant having refined or elevated feeling। ठीक है, सेंटिमेंटल का मतलब क्या हुआ?
कि अगर किसी के व्यक्ति के अंदर रिफाइंड या एलिवेटेड उच्च प्रकार की फीलिंग है, ठीक है, तो वो जो है आपका सेंटिमेंटल कहलाएगा। इट इज दिस मीनिंग, यही वो मीनिंग है दैट वी मस्ट कीप इन अवर माइंड, जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है वाइल स्टडिंग दिस जॉनर, इस जॉनर को पढ़ने के दौरान। द सेंटिमेंटल नावल इज आल्सो नोन एज द नावल ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको नावल ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अ सेंटिमेंटल नावल, सेंटिमेंटल नावल के फीचर को देखते हैं। एज अ लिटरेरी जॉनर, जब आप इसे लिटरेरी जॉनर के रूप में देखते हैं तो इट सेलिब्रेट द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। ये काफी बेहतरीन है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करता है, जिसका मतलब होता है गिविंग इंपॉर्टेंस टू फीलिंग ओवर रीजन, यानी यहाँ पे जो है फीलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रीजन की अपेक्षा। एंड सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी का मतलब बीइंग एक्यूटली, ठीक है, अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स स्टिमुली एंड इमोशन। ये स्टिमुली एंड इमोशंस क्या होता है? आप स्टिमुली समझते हैं, स्टिमुलस जानते हैं कि नहीं? स्टिमुली का मतलब होता है वह वस्तु जो आपको स्टिमुलेट करती है। समझने की कोशिश करिए। स्टिमुली का मतलब कि वह चीज जो आपको, वह घटना, वह वस्तु जो आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन देने के लिए क्या करती है? इंस्टिगेट करती है, ठीक है, उत्प्रेरक। यस, और ये उत्प्रेरक जो है, स्टिमुली को आप लोग थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा दूं। ग्रामर ये है कि कल ही अभी पढ़ाया था कि स्टिमुलस, स्टिमुलस आप जानते हैं, स्टिमुलस का मतलब होता है उत्प्रेरक। स्टिमुलस में क्या होता है? लास्ट में एयस होता है, ठीक है। जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये स्टिमुलाई बन जाता है, स्टिमुलाई। यानी हुआ क्या कि एयस जो है बदल गया आई में। तो ये कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि अलग प्रकार से प्लूरल बनता है। तो ये कह रहा है कि जितने भी आपके उत्प्रेरक होते हैं, जो चीज आपको इवोक करते हैं किसी चीज के प्रति अपना वो करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, उसको और साथ ही साथ इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ पे पूरा प्रयास होता है आथर का। यस, दीज वर फैशनेबल एटीट्यूड्स इन 18th सेंचुरी पोएट्री। 18th सेंचुरी पोएट्री में एंड फिक्शन में बहुत ही फेमस ये एटीट्यूड्स थे, एंड मे बी सीन एज अ रिएक्शन टू द रैशनलिज्म ऑफ द ऑगस्टनेस। अब इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। होता क्या है कि आप ये बताइए इमोशनल कब हो जाते हैं? जब आप, बहुत बार ऐसा होता है, कहा जाता है अरे यार दिमाग की बात मत करो, दिल की बात सुनो। तो दिमाग, जब आपके सामने बहुत ढेर सारे लोग दिमाग की बात करने वाले होते हैं, तो आप, रिस्पॉन्स कैसा होता है? जब आप इस चीज से काफी परेशान हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, अब जो मेरा दिल कहेगा मैं वही सुनूंगा, मेरा जो दिल कहेगा वही सुनूंगा मैं, ये मतलब है। होता क्या है कि जो ऑगस्टन एज आया था, ऑगस्टन एज आप सभी को पता है, जो 17th सेंचुरी है, जो रेस्टोरेशन एज है, उस समय क्या था? बहुत ज्यादा रैशनलिज्म की बात की जाती थी। किसकी बात की जाती थी? रैशनलिज्म की। जो अलेक्जेंडर का पोप का एज है, जो ड्राइडन का एज है, जो आपके डॉक्टर जॉनसन का एज है, इस एज में क्या हो रहा है? आर्टिफिशियलिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और किस चीज पे जोर दिया गया है? रीजन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, यानी तर्क पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। रैशनलिज्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, यानी तार्किक चीजें की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं। आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा की जा रही हैं, दिखावे की जोर चल रही है। रेस्टोरेशन पीरियड में आप सभी को पता है दिखावा जम के हो रहा है। तो ये जो आपका सेंटिमेंटल पोइट्री की बात आ रही है, सेंटिमेंटल एज की, एज ऑफ सेंसिबिलिटी आप जिसे बोलते हैं, या नॉवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दिमाग से अब काम नहीं लिया जाएगा,
यानी जो रेस्टोरेशन पीरियड है वहां पे सब दिमाग से काम ले रहे हैं, दिमाग का पूरा यूज कर रहे हैं और दिल की नहीं सुन रहे हैं, इमोशंस की नहीं सुन रहे हैं। जब ये एज आएगा तो अब ये कहा गया भैया दिमाग की बात बहुत हो गई, अब दिल की बात सुनी जाएगी, अब इमोशंस को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ना कि रीजन को। यही सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना है। तो एक तरह से यदि आप बात करें तो ये किस तरह आया, ये रिएक्शन के तौर पे आया है। जो आपका ऑगस्टन एज है, उस ऑगस्टन एज का जो रैशनलिज्म है, जो रीजन है, जो आर्टिफिशियलिटी है, उसके ये रिएक्शन के तौर पे इस एज को आप, या ये पर्टिकुलर जो आपका नावल है उसको आप रिएक्शन के तौर पे देख सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और साथ ही साथ आप ये समझते चलो कि आपका रेस्टोरेशन एज या अगस्तन एज भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द नावल रिलाइज ऑन एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ये नावल जो है इमोशनल रिस्पॉन्स है फ्रॉम बोथ द करेक्टर्स एंड रीडर। रीडर्स के द्वारा भी इमोशनल रिस्पॉन्स है और करेक्टर के द्वारा भी इमोशनल रिस्पॉन्स है, बाय डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ सफरिंग एंड टेंडरनेस। क्योंकि आपको यहाँ पे सफरिंग के सीन दिखेंगे, टेंडरनेस के सीन दिखेंगे, बहुत ही कोमलता से भरे हुए दृश्य होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल होगे, जो करेक्टर है वो तो कष्ट सही रहा है, इमोशन दिख ही रहा है, लेकिन जो रीडर है वो भी जब उसको पढ़ रहा है, जो ऑडियंस है उसको देख रहा है, तो उसके अंदर भी इमोशन जागृत हो जा रहा है। ये अब आगे बढ़ते हैं। द फोकस इज मोर ऑन फर्दरिंग इमोशनल फीलिंग। यहाँ पे फोकस क्या है कि और ज्यादा इमोशनल फीलिंग को ऐड किया जाए, ना कि एक्शन को दिखाया जाए। यानी एक्शन कम हो और फीलिंग ज्यादा हो, ये यहाँ पे फोकस है। एज अ रिजल्ट द रीडर्स आर प्रेजेंटेड विद कैरेक्टर्स हु सर्व एज मॉडल्स ऑफ पेशेंस एंड इंडोरेंस। और इसीलिए जो रीडर्स जो है वो ऐसे आपको, एज अ रिजल्ट द रीडर्स आर प्रेजेंटेड द करेक्टर विद करेक्टर, यानी रीडर्स को ऐसे करेक्टर्स यहाँ दिखाई पड़ेंगे जो कि बहुत ही पेशेंस जिनके अंदर होगा, जिनके अंदर इंडोरेंस बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो इमोशनल गेम चलेगा। और इसी तरह से जो रीडर भी होंगे वो भी कहीं ना कहीं जो पेशेंट रीडर होंगे, जिनके अंदर इंडोरेंस की फीलिंग होगी, वही इस सारे प्रकार के नावल को थोड़ा ज्यादा महत्व देंगे, पढ़ेंगे और समझने में उनको आनंद आएगा। द नावल्स ऑफन सोन। आजकल के बच्चों को इस तरह की नावल नहीं पसंद आएगी, आपको पता है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो एक्शन चाहिए, उनको मार धाड़ चाहिए। आजकल की जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको क्यों एनिमल मूवी क्यों पसंद आ रही? क्योंकि वहां एक्शन हो रहा है, आधे घंटे तक तो लड़ाई हो रहा है, मार धाड़ चल रहा है, इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हस्बैंड दूसरे के साथ भी उसका चल रहा है। तो अब क्या है भैया, यहाँ सब कुछ वायलेंस जम के है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जम के है, खून खराबा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है और सब कुछ पसंद किया जा रहा है। द नावल्स ऑफन सोन अ स्पॉटलाइट। नावल में आपको स्पॉटलाइट किस चीज का दिखेगा? ऑन अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कोई अपर क्लास के सोसाइटी को नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जोर है वीकर क्लास जो सोसाइटी है उस पे, उसको दिखाया जा रहा है। जैसे आर्फन है, जिसे दिव्यांग नहीं बोला जाता है, दिव्यांग, ठीक है। आप जो दिव्यांग हैं, आप देखिए अपने हस्बैंड को, बिल्कुल। तो अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पे जो है दिव्यांग हैं, जैसे आपके आर्फन्स हो गए, जो गरीब हो गए, पुअर हो गए, उनको दिखाया गया है। या फिर टेरिबल कंडीशन ऑफ द प्रिजन सिस्टम ऑफ द टाइम, जो उस समय के प्रिजन सिस्टम है, कोई प्रिजनर है, उसके कंडीशन को, उसकी व्यवस्था को, उसके हालात को दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सारी चीजों को देख के जो है आप कहीं ना कहीं जो है आपका इमोशनल जो है कनेक्शन बनता है। ठीक है जी। जैसे मुंशी प्रेमचंद की, यस बहुत अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की नावल को आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो सेंटिमेंटल नावल्स हैं, क्योंकि वहां पे इस तरह के सिचुएशंस को हमारे सामने दिखाया गया है। ठीक है। एक और कौन सी कहानी है जिसमें जो है ठग लिया जाता है, याद नहीं आ रहा है। कोई बूढ़ी औरत है, उसके पूरे प्रॉपर्टी को जो है लेने की कोशिश करते हैं। मैं चूंकि प्रेमचंद जी के ज्यादा नावल को पढ़ा नहीं हूँ, मैं बस पूस की रात को पढ़ा हूँ। ठीक है। हाँ, पूस की रात में भी देखिए क्या कहानी है ना। चलिए, द सेंटिमेंटल नावल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस।
सेंटिमेंटल नावल में आप देखते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, किसके प्रति? डाउन ट्रोडन के प्रति। जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, जो दिक्कत में है, जो गरीब है, जो परेशानी में है, लोअर क्लास सोसाइटी है, कहीं ना कहीं उनके लिए ध्यान दिलाया जा रहा है यहाँ पे इसके थ्रू। हेल्प्ड पे द वे ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट। और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि ये जो है, ये ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट को आप एक रास्ता उसके लिए बनाता है कि लोग ऐसे गरीब लोगों पे, डाउन ट्रोडन पे काम करें, उनकी स्थिति को देखें और उनकी हेल्प करने की मदद करें। चलिए अब सबसे एंड में आते हैं कि जो सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है, ये कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लव दैट ट्रांसेंड द फिजिकल, उसको जो पामेला है आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है उस कैटेगरी में आता है। हालांकि ये आपका एपिस्टोलरी भी नावल है, लेकिन साथ ही साथ जो है, चूंकि पामेला एक गरीब लड़की है, ठीक है, जो कि किसी के यहाँ काम करती, तो उसकी गरीबी को दिखाया गया है, डाउन ट्रेडन लोअर मिडिल क्लास की स्थिति को दिखाया गया है, तो इसलिए सेंटिमेंटल नावल की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे आप देखें तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ द वेकफील्ड है, लॉरेंस स्टर्ने का सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली है, इसके अलावा जो है हेनरी मैकेंजी का है द मैन ऑफ फीलिंग, और जोनान जो है गेटे, इनका पूरा नाम क्या पढ़े, बस गेटे जानिए, गेटे का जर्मन नावल है द सारो ऑफ द यंग रैथर। ये सारे जो है सेंटिमेंटल नॉवेल्स के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में इतना नहीं आ रहा है कि आप परेशान हो जाए, आप राइटर्स के नाम याद नहीं कर सकते, आप बस एक बार रीडिंग लगा लीजिए ठीक ठाक। अगर आप रीडिंग लगाए रहेंगे तो आप कर लेंगे, और थोड़ा सा भी तीन चार जो वर्क हैं उनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देखते रहिए देखते रहिए। हमेशा आपके इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। मैं बार बार कहूंगा जो अननोन चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में आया नहीं है ज्यादा, उसके चक्कर में ना पड़े। आपके एग्जाम में आज तक एग्जाम्पल नहीं कहीं पूछा है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये जो राइटर्स के नाम और वर्क के नाम है, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। आपको केवल एक दो वर्क के नाम जो टॉप क्लास के हैं, जो बड़े फेमस वाले हैं, बस उन्हीं को याद रखना है। जैसे मैंने हिस्टोरिकल नावल का एग्जांपल बताया, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये बहुत ही फेमस है। तो यानी ऐसा वर्क जिसका राइटर भी बहुत फेमस है, जिसका वर्क भी बहुत फेमस है, जो वर्क भी बहुत फेमस है, बस उनका नाम याद रखना, बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, रीडिंग जरूर लगा लें, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है आप लोग को कि सर ये याद नहीं होता। अरे इसको याद करने के चक्कर में अपना टाइम भी मत बर्बाद करना, क्योंकि पूरा मिला के नावल सेक्शन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब 2 क्वेश्चन आएगा तो दो में से एक क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का आएगा। ये पूछेगा, ये बताओ रॉक का मतलब क्या होता है, ये बताओ सेंटिमेंटल नावल में किस चीज पे जोर दिया जाता है। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा ये वर्क बताओ इसके राइटर कौन है। ये सब नाम मात्र के बहुत कम चांसेस हैं, 0.001% चांस है। और अगर कभी पूछा भी जाता है तो बहुत फेमस चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द राइटर ऑफ वेसेक्स नॉवेल्स, तो ये तो आपके जवान पे रटा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आ सकती हो, तो मैं हजारों बार आपको बताता हूँ, सिर्फ उस चीज को पढ़ाने के दौरान ही नहीं, जहां कहीं भी मुझे मैचिंग मिल जाता है, कुछ कनेक्शन मिल जाता है, वहां बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ मालगुड़ी, मालगुड़ी का क्रिएटर कौन है। आसान है, कितनी बार बता चुका हूं, आज रीजनल नॉवेल पढ़ाऊंगा आपको, इसके पहले ही बहुत पहले बतवा दिया हूं इतनी बार, आर के नारायण जी। तो यही चीजें हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। यस, और ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नावल किस एज में है, जैसे किस प्रकार का नावल किस एज में पॉपुलर है। तो सेंटिमेंटल नावल किस एज में है, एपिस्टोलरी नावल किस एज में शुरू हुआ। ये बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको बेसिक चीजें ही तैयार करना है। और किसी भी नावल का सबसे प्रोमिनेंट राइटर कौन है, जैसे आपको हिस्टोरिकल नावल है, हालांकि सबके बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं भी नहीं, लेकिन जैसे हिस्टोरिकल नावल है, ये बहुत ही फेमस है, इसके प्रोमिनेंट राइटर हैं सर वाल्टर स्कॉट, तो यही पूछेगा आपसे। तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म अब सबसे लास्ट में एक चीज और देखिए, आप लोग पता पता ये भागने लगते हैं, लोग पता नहीं क्यों भागने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ लो सीख लो, यही काम आएगा। अब सबसे लास्ट वाला नावल पढ़ाऊंगा, डोमेस्टिक नावल, और इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करूंगा। थोड़ा सा 5 मिनट का पेशेंस और रखेंगे। ये जो डोमेस्टिक नावल है,
जैसा कि नाम से पता चल रहा है डोमेस्टिक, ठीक है, यानी ये जो है डोमेस्टिक जीवन को दिखाता है अपने नावल में। बहुत बहुत अच्छा, राजकुमार जी ने पहले बता दिया सर, ये जो नावल है इसके सबसे बड़े राइटर जेन ऑस्टन। तो यही तो चीज ध्यान रखनी है। जो डोमेस्टिक नावल है, ये नावल को कंडक्ट नावल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडक्ट दिखता है कि आपका कैसा बिहेवियर। हम्म सब जॉनर ऑफ द सेंटिमेंटल नावल, और कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल नावल का ही एक सब जॉनर है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दैट बिकेम पॉपुलर इन अर्ली 19th सेंचुरी, और ये पॉपुलर कब हुआ? अर्ली 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ है। दिस नावल मेड यूज ऑफ सेंटिमेंटलिज्म टू कन्वे इट्स मैसेज टू द रीडर, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इमोशंस का ही यूज किया जा रहा है रीडर को मैसेज कन्वे करने के लिए। यहाँ पे भी इमोशनल रोल ज्यादा है, इमोशंस का यूज ज्यादा है, न कि रीजन का ज्यादा है। फीचर की जब आप बात करते हैं, तो डोमेस्टिक नावल के क्या फीचर हैं भाई? द प्लॉट सेंटर्स ऑन अ फीमेल प्रोटोगनिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे जो प्लॉट होगा इसका जो कोई हीरो नहीं होगा, इसमें हीरोइन मेन होती है, हीरोइन। जैसे आप लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा होगा, इनका एक और नावल है एम्मा। जितनी भी जेन ऑस्टेन की नावल हैं, सबकी हीरोइन कौन है? जिस उसका प्रोटोगनिस्ट कौन है? हीरोइन है। तो हीरोइन प्रोटोगनिस्ट रहेगी, हीरोइन पे बेस करके मूवी रहता है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी हुई क्वीन, कंगना रनावत की जितनी भी मूवी देख लो, वो क्या है? कंगना रनावत की जैसे क्वीन है, वो भी डोमेस्टिक जो है आप कह सकते हैं नावल है, और पूरी तरह से फीमेल पे बेस करके बनाया गया है। तो फीमेल पे बेस करके ये रहता है। और हु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ आइदर सेक्रीफाइंग एंजल और सिंपल प्रैक्टिकल वुमेन। और ये जो महिला होगी, ये अवतार होगी, प्रकार होगी किस चीज का? एक एंजल का। आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक एंजल जो है किस तरह से सेक्रीफाइस कर देती है, ठीक है, अपने आप को, अपने इमोशंस का, ठीक है, किसी चीज के लिए, समाज के लिए। तो वो चीजें आपको दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि एक सिंपल प्रैक्टिकल वुमेन कैसी होती है, वो दिखाया जाएगा। दिस दिस वुमेन इज कॉन्ट्रास्टेड विद पैसू और एन इग्नोरेंट वुमेन। और ये पूरी तरह से, ये पैसू है ही नहीं, क्योंकि ये प्रोटोगनिस्ट है। तो पूरी तरह से इस प्रकार की वुमेन जो है एक्शन में रहेगी, एक्शन में रहेगी, हर समय एक्टिव रहेगी। उसे हर लोग पसंद करेंगे, 10 लोगों के बीच में वो पॉपुलर होगी, कभी कहीं शादी करवाएगी, कभी कुछ करवाएगी। आप बिल्कुल कह सकते हैं जैसे शेक्सपियर की हीरोइंस थी ना, शेक्सपियर की हीरोइन जो हर समय अपने आप को इंगेज रखती थी, हर समय काम। जैसे आप रोजालिंड को देख लीजिए एज यू लाइक इट में, तो कैसी हीरोइन है? एक महिला है, लेकिन सब कुछ वही कर रही है उस पूरे मूवी में। मर्दानी मूवी कह रही है रानी मुखर्जी की, यस। तो आपको दिखाई पड़ता द हीरोइन गोज थ्रू सेवरल ट्रायल्स, और चूंकि हीरोइन ही प्रोटैगनिस्ट है, तो अब हीरोइन को ही सारे ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। वो रानी मुखर्जी की कौन सी मूवी रहती है जिसमें उसके गले से अजीब सा आवाज निकलता है? जैसे हर थोड़ी देर में एक अजीब सा करके एक मुंह से आवाज निकलने लगता है, जब वो पढ़ा रही होती है, कुछ भी कर रही होती है। हिचकी मूवी बेहतरीन एग्जाम्पल है, डोमेस्टिक नॉवेल है हिचकी मूवी। उसका हस्बैंड भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, पढ़ाती है स्कूल में, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो अब क्या है कि जो हीरोइन है वो बहुत ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, बहुत कष्टों और प्रॉब्लम से होके गुजरेगी, जगह जगह उसका इम्तिहान होगा, एब्यूज को सफर करेगी, पावरफुल पीपल लोग उसको एब्यूज करेंगे, बिफोर सी डिस्कवर हर सेल्फ एंड गेन सम मेजर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिफेंसी। यानी जब तक वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बनेगी, उससे पहले उसे समाज की बहुत से बुराइयों का, ट्रायल्स का, ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। हिचकी मूवी बहुत ही शानदार मूवी है। यस, बहुत अच्छा, प्रीति नागर, तालियां हो जाएं। हिचकी मूवी का एग्जाम्पल जिसने बताया था उसके लिए भी तालियां हो जाएं। और इंग्लिश उंग्लिश भी बहुत ही शानदार मूवी है, जो कि कहीं ना कहीं जो है डोमेस्टिक नावल को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हिचकी इस मूवी में भी जो हमारी श्री देवी एक कैसी जो है हाउस वाइफ है, और किस तरह से जो है लोग उसे, उसके इंग्लिश जब वो सीखने की बात करती है, इंग्लिश की वजह से उसका बहुत बेइज्जती होता है।
जो उसकी बेटी है उसको, जो स्कूल की मीटिंग होती थी, तो चूंकि बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो उसकी बेटी अपने साथ उसको ले नहीं जाना चाहती थी मीटिंग में, क्योंकि जब वो जाती थी तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो उसको शर्म आता था बेटी। तो बेटी इनको जब देखो तब उल्टा पुल्टा कह देती थी, बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती होती थी। हर तरह से समाज में उनको थोड़ा सा ताना सुनना पड़ता था, क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी में रह रही हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना आता नहीं था, है ना। शादी तो अब इस तरह से बहुत झेलती हैं बेचारी। फिर फाइनली जो है ताली, यस ताली आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द हीरोइन हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्रीफाइस फ्रॉम अ वुमेन एंड फुलफिलमेंट ऑफ हर ओन डिजायर। इंग्लिश इंग्लिश मूवी को भी आप बोल सकते हैं, उस मूवी को भी बोल सकते हैं हिचकी को, क्योंकि समाज की इच्छा क्या है, समाज ये चाहता है कि महिलाएं क्या है, महिलाएं तो वो होती हैं जिनका काम है सेक्रीफाइस करना, कष्ट झेलना। समाज उनसे हमेशा सेक्रीफाइस मांगता है, और इसीलिए जब कभी वो समाज से अलग सोचती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो समाज उनके बीच में बाधाएं उत्पन्न करता है, और इसीलिए उनको उन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फाइनली वो अच्छी बात यह है कि वो लड़ाई लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, और अपने आप विजय प्राप्त करती हैं। लेकिन किस तरह से संघर्ष करती हैं, फिर एक बात ध्यान देना, संघर्ष कैसे करती हैं। संघर्ष ऐसे नहीं करती हैं कि नहीं कोई पुरुष उनका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो एकदम समाज के खिलाफ में हो जाएं, बुराई करने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करती। एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। अब बैंडिट क्वीन जो है डोमेस्टिक नॉवेल का अच्छा एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा राजकुमार जी। रीजन ये है कि ये डोमेस्टिक नॉवेल का एग्जाम्पल तभी अच्छा माना जाएगा जब वो हीरोइन इतनी सफल हो कि वो समाज के बीच में एक बैलेंस बना सके। समाज से दुश्मनी यदि पैदा उसने कर लिया, एकदम से डाकू बन गई, तब थोड़े ना वो अपने आप को सेट कर पाई। हम्म रिवेंज नॉवेल है, ये रिवेंज है राजकुमार जी, ये रिवेंज ड्रामा है बैंडिट क्वीन, ठीक है। एक मैडम गीता रानी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, साउथ इंडियन की मैं कहूँगा। और ये द्रौपदी माता सीता, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कोई मूवी है क्या है, आई डोंट नो। मैडम गीता रानी है, तो आप देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। वाइल ट्राइंग हर बेस्ट नॉट टू सकम टू द प्रेशर ऑल राउंड हर। और ये बात ध्यान देना है कि महिला अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि समाज जो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, उस प्रेशर के दबाव में कहीं वो खत्म कर ले, अपने जीवन को खत्म कर ले या दब जाए। ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ेगी, समाज से लड़ेगी, बहुत बार दिक्कत में भी आएगी, लेकिन फिर भी बढ़ती जाएगी, एक बैलेंस बनाएगी, वो फाइनली अपने जीवन में सफल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द नावल यूजुअली एंड्स विद अ वेडिंग। नावल जो है अक्सर एंड होता है वेडिंग के साथ, यानी अंत में शादी जरूर होगा। हम सोचे कोई मूवी की बात कर रहे हैं कुलदीप जी, ठीक है। एंड्स विद अ वेडिंग, द हीरोइन आइदर रिफॉर्म्स द रैकिस मेल और मैरिज, ठीक है, अ डिपेंडेबल मैन हु इज इक्वल्स टू हर। अब ध्यान दें, हमारी हीरोइन बहुत ही शानदार हीरोइन है। हमारी हीरोइन के रास्ते में यदि कोई आता है, अंत में शादी उसकी होगी, लेकिन शादी ऐसे नहीं हो जाएगी। शादी या तो कोई दुष्ट टाइप का, मतलब कोई ऐसा मेल होगा जो अपने आप में बहुत उसके अंदर प्राउडी होगा, या अलग प्रकार के कोई भी उसके अंदर प्रकार की किसी भी प्रकार का ऐब हो सकता है, ये उसको सही करेगी, उस मेल को पहले सही करेगी। अब वो मेल इसके हिसाब से सोचने लगेगा और एंड में उससे शादी करेगी। या फिर ये भी हो सकता है किसी एक डिपेंडेबल मैन से वो शादी करे जो उसकी पर्सनालिटी के बराबर का हो, उसके इक्वल का हो। ये आपको देखने को मिलता है। द लैंग्वेज इज, अगर आप कहें तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में आप देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो कैसा है, वो कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा बहुत एटीट्यूड वाला है, वो ज़्यादा भाव नहीं देता है एलिजाबेथ बेनेट को, और इसीलिए बाद में एलिजाबेथ बेनेट भी उसको ज़्यादा भाव नहीं देती है। अब हीरो बार बार कोशिश करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको प्यार हो गया, क्योंकि हमारी हीरोइन बहुत अच्छी है, ठीक है, अपने टैलेंट के दम पे अपने आप को स्थापित करती है समाज में, है लोअर मिडिल क्लास से। तो इस तरह से क्या होता है, फाइनली जो है वो जो है उस हीरो को सुधार ही देती है, उसके अंदर की जो भी प्राइड वगैरह था सब खत्म हो जाता है,
और वो फिर हीरोइन के सामने झुक जाता है, फिर ये भी झुक जाती है कि नहीं चलो भाई अच्छा आदमी है, हम इसको गलत में शुरू में थोड़ा ज़्यादा गलत समझ के, लेकिन उतना गलत भी नहीं है। तो इस तरह हीरो हीरोइन के हिसाब से बन जाता है। अगर आप बाहुबली मूवी देखें, तो बाहुबली मूवी में हमारी जो हीरोइन है, हालांकि वो अपर क्लास की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ध्यान दें कि जब वो हीरोइन को प्रपोज करता है, मतलब वहां से ये होता है कि जब भेद खुल जाता है कि ये कोई बहुत बड़ा उसका वो है, बहुत बड़े साम्राज्य का जो है राजकुमार है, और आदेश आता है कि अब उसे जो है उस लड़की को लेके जाना है, यानी जो प्रिंसेस है वहां की, उसे लेके जाना है राजमाता के पास। तो पहले तो वो नाराज होती है, लेकिन फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं, आज से इसकी एक एक चीज की जिम्मेदारी मेरी है, इसको कुछ नहीं होने दूंगा, पहले मेरा मस्तक कटेगा। और फिर उसके बाद से जो आपकी हीरोइन करती है वो तो आप देखते ही हैं कि किस तरह से अपने पूरा उसमें रहती है। हीरो जब जा रहा होता है, वो सब अपने जो भी उनकी जहाज पानी वाली जहाज रहती है अजीबोगरीब तरीके से शानदार, तो उस पे भी जब चढ़ना होता है तो उसके पूरे शरीर पे चढ़ के जाती है, हैं? वो पुल का काम करता है बीच में। तो हमारी हीरोइन जो है हीरो के जितने भी प्राउडी नेचर है सब कुछ खत्म करके रख देती है। आगे बढ़िए। द लैंग्वेज इज यूजुअली सेंटिमेंटल। लैंग्वेज आपका सेंटिमेंटल है, इन ऑर्डर टू योक द सिंपैथी ऑफ द रीडर, क्योंकि रीडर की भी सिंपैथी अपने अंदर लेके आना है, तो इसीलिए जो लैंग्वेज कैसा रहेगा आपका, बहुत ही सिंपैथी से भरा हुआ होगा। तो ये है आपका। अब डोमेस्टिक नावल की यदि बात करें तो न्यू इंग्लैंड टेल बाय कैथरीन सेडविक का है ये। इसके अलावा जो है द लैम्प लाइटर जो है ये है मेरिया कमिंस का। द ओल्ड होम स्टेड है 1855 में एम एन से। ये एक को नावल आपको याद होने वाले नहीं है। आपको सबसे पहले केवल एक ही प्रकार के नावल याद करने, जेन ऑस्टेन के जितने भी नावल्स हैं वो सारे डोमेस्टिक नावल के एग्जाम्पल्स हैं, उनको याद कर लीजिए आप। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इतनी कहानियां सुना दिया मैंने। तो उम्मीद करें कि आप लोग को बढ़िया लगा क्लास। आनंद आता है कि नहीं आप लोग को? देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, जबरदस्ती ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ह्यूमर नहीं रहता उसके बावजूद भी। अब पता नहीं आप लोग कितना आनंद लेते हैं इसमें। प्लीज स्क्रीन आगे करके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। अच्छा, स्क्रीन आगे पीछे कर दे, चलो कर दे रहा हूँ भाई। कैसा स्क्रीन आगे कर दूं मैं? ये आप चाह रहे हैं आगे कर दूं? कर दिया। ठीक है। तो अब फाइनली जो है आज की क्लास को खत्म करने का समय आ गया है। ठीक है। कठिन को भी सरल कर दिया जा रहा है। ठीक है। नीतू मिश्रा कह रहे थोड़ा तारीफ वारीफ कर दूं मेरा, मैं आज आप लोग की तारीफ थोड़ा पढ़ लूं अंतिम में जाते जाते। रिकॉर्डिंग में आपकी तारीफ आएगी, जितना बढ़िया तारीफ करेंगे उतना बढ़िया पढ़ा जाएगा। बस मैं 3 तारीफ पढ़ूंगा, 3-5 तारीफ। तेजू जी का तारीफ ये है कि कठिन को भी आप सरल कर देते हैं सर जी, एक तारीफ हो गया। बस 5 ही तारीफ पढ़ूंगा। दूसरा तारीफ ये है, खुशबू बोल रही है आपके पढ़ाने से आनंद आ जाता है, और आनंद ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नीलम जी कह रही हैं लिटरेचर क्लास विद फुल एनर्जी, 4 कमेंट हो गए। नीतू कह रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पर मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी हूँ। ठीक है, 4 कमेंट। राजकुमार जी कह रहे हैं आनंद जी को डबल हो जाता होगा, हाँ ये तो बात है। ठीक है जी। तो 5 लोग के कमेंट मैंने पढ़ दिए। अब बाकी लोग के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि 5 लोग के कमेंट पढ़ने की बात हुई है। अदरवाइज आप लोग कहेंगे गुरु जी अपने कमेंट पढ़ने में, अपनी तारीफ पढ़ने में बहुत मजा आता है ना? तो ये है। अब आप सभी को ये बताना है, एक जानकारी ये देनी है कि जो है कल आपकी जो है क्लास, कोई भी क्लास नहीं हो पाएगी। अगर मैं कल फ्री रहता तो आप लोग के लिए प्लान करता कि मैं एम एच अब्राहम का मेरा प्लान था कि कल मैं लगभग 2-2.5 घंटे क्लास लेने का प्लान था, लेकिन हो नहीं पाएगा। रीज़न ये है कि कल हम लोग की पीसीएस एग्ज़ाम की ड्यूटी है ना? कल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, और कल सुबह 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास हमें घर से निकलना पड़ेगा। तो अब 6 बजे निकलेंगे ही तो कब सोएंगे, कब आपको पढ़ाएंगे, है ना?
दूसरी बात ये है कि अगर 2-3 घंटे की ड्यूटी, एक शिफ्ट में ड्यूटी रहती तो करके आ जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये कि 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, और ये पागल लोग आजकल हो गया है कि 3 घंटा हमें बुलाते हैं, क्योंकि हमें ड्यूटी लेना है, हमें देना है, तो हमें ये 3 घंटा पहले बुला रहे हैं। पेपर शुरुआत होगा 9:30 बजे से, और हम पहुंच जाएंगे वहां पे 7 बजे, यानी लगभग 2.5 घंटा पहले हम वहां पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह दूसरे सेशन में भी 2.5 घंटा पहले उपस्थित रहना है। तो आप समझ सकते हो, जब पेपर खत्म हो जाएगा उसके लगभग 1 घंटे बाद हमको जाना है। तो ये इस तरह से जो है बिल्कुल टाइम नहीं है कल। और अगर पेपर ना होता तो कहते चलो भाई, क्योंकि सो नहीं सकते ना, ये भी समस्या है, ड्यूटी करा रहे हैं, सो जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी गड़बड़ होगा तो। पहले ड्यूटी हम लोग दूसरे कॉलेज में जाते थे, अब ये लोग हमारे ही कॉलेज में हमारी ड्यूटी लगा दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अपने ही कॉलेज जाना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। और आप लोग भाई मन लगा के पढ़िए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको मन लगा के पढ़ना है। और आप लोग बिल्कुल पूरे मन से करिए, हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इससे बेहतरीन नहीं हो सकते थे। और अच्छी बात यह है कि कल के बाद परसों से मेरी छुट्टियां भी हैं, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास लूँगा, हम और ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास लूँगा। हम्म आ, आपकी सुबह की भी क्लास देर तक चलेगी, शाम को भी 2-2 क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। और हमारी कोशिश होगी कि इसी महीने हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, अब बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी से कल एक बार फिर, परसों। नीतू क्या कह रही हैं सर, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? खाना कब बनाना होगा? खाना वाना अब कुछ नहीं हो पाएगा राजकुमार जी, जानते हैं कल हम लोग टिफिन व्यवस्था रहेगा। जो टिफिन यहाँ ऑफलाइन बैच में आने वाले लोग हैं, जहाँ से मैं टिफिन मंगाता हूँ, जहाँ इनको मंगाया जाएगा वही मेरा टिफिन लेके आएगा कल। तो ऐसे विशेष परिस्थिति में उसी से टिफिन मंगाता हूँ। हम मंगा रहे हैं और मेरे और कई साथी मंगा रहे हैं, तो सब लोग वहीं टिफिन खाएंगे। चलिए भाई, तो सभी को गुड नाइट, मंडे से मिलते हैं। अच्छा, आपके लिए पूछा जा रहा है। चलिए, आपके पास तो बढ़िया जो है मैडम है, ध्यान रख रही। महिलाएं ये सोच रही होंगी कि हमारा कौन ध्यान रखेगा, पुरुष लोग तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग के हस्बैंड हैं जो बड़ा ध्यान देते हैं, बाकी लोग के तो भाई उनको खुद ही करना पड़ता है, तो मजबूरी है उनकी। कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। गुड नाइट, सभी को मिलते हैं मंडे को।